हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या पढ़ना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, सेम, और पोटेंशियल यहां रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और सरफेस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ? अब यहां देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, अगर उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उस सरफेस के अलोंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग बढ़ते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जहां से स्टार्ट करेंगे चलना वो पॉइंट और जहां पहुंचेंगे वो पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? जीरो। यही लिखा गया है, व्हेन वन गोज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। यहां डेल्टा का मतलब क्या हुआ? चेंज, और भी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहां देखेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझे कैसे सरफेस को या कब हम लोग सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो यहां मान लेते हैं एक स्फेयर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस, या एक मान लीजिए होलो स्फेयर है, और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए प्लस स्मॉल क्यू। क्या है? एक होलो स्फेयर है, इसके सेंटर पर, मतलब एक ये स्फेयर इमेजिन किया गया है, स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया गया है, और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज क्या है? प्लस स्मॉल क्यू है। और अब देखिए क्या करना है। अब हम चाहें कि इस स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। जो पॉइंट चार्ज हम लोग लिए हैं स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर, उस पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? स्फेयर का रेडियस कहेंगे। और किसी भी स्फेयर का रेडियस तो जानते हैं आप लोग इक्वल होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्फेयर के अलग अलग पॉइंट के लिए रेडियस का वैल्यू अलग अलग हो, पूरे स्फेयर के लिए सेम रेडियस होता है। तो आप स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका लेंथ सेम होगा, और ये क्या होगा? स्फेयर का रेडियस होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर। और अब हम चाहते हैं स्फेयर के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। कैसे करेंगे? देखिए, तो आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई भी पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, और किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। यही फॉर्मूला होता है ना। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। और अगर चार्ज निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होगा, लेकिन निगेटिव में रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो देखिए यहां पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू सेंटर पर है। अब स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि चार्ज भी वही है,
और डिस्टेंस भी स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब हम लोगों को अभी क्या मिला, एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला। ये जो स्फीयर है इसके प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी इक्वल है, इसलिए इस स्फेरिकल सरफेस को क्या कहेंगे हम लोग, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब हुआ कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए, चाहे वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो पॉइंट चार्ज निगेटिव हो, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। याद रहेगा ना, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। अब देखिए एग्जांपल सेकंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पर अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो तो इसी के द्वारा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा ये डायग्राम ई वेक्टर। और अब हम चाहते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। तो याद है आप लोगों को, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर में एक सरफेस इमेजिन करेंगे। तो सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, प्लेन सरफेस। और इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब सेम रहेगा। देखते जाएं आप लोग यहां, तो ये क्या है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो कब प्लेन रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो अभी ये दोनों एग्जांपल से, दोनों, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन। क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ सीखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या सीखेंगे, देखिए आप लोग, कभी कभी पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो यहां देखिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके कोई भी पॉइंट आप लोगे तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसका उल्टा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। याद रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कहिएगा इसमें परपेंडिकुलर कैसे होगा? देखिए पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज अगर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तब, और यही चार्ज अगर निगेटिव होता तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली इनवर्ड होगा। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, सॉरी रेडियली आउटवर्ड होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो, और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा अगर चार्ज निगेटिव हो। तो देखिए स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर रेडियस, यहां जो फील्ड का डायरेक्शन है रेडियस के अलोंग है ना, रेडियली आउटवर्ड। स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर रेडियस क्या काम करता है? परपेंडिकुलर। ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये याद रखना। स्फीयर के किसी स्फेरिकल सरफेस हो, स्फीयर का सरफेस हो, तो स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर रेडियस क्या काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। और यहां जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है, मतलब स्फीयर के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? तो चाहे यहां चाहे यहां, आप दोनों कंडीशन में रिजल्ट एक ही आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी शेप का हो, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं, क्या है? एट ईच पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा? किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये याद रखना है। कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्लियर हो गया? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होता है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चेंज होगा जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज जीरो। तो डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेड टू मूव along an equipotential surface from a point to another point, then the change in the electric potential energy of the charge is equal to 0। देखिए, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके अलोंग अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो चार्ज का चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले। क्या बताए थे? किसी भी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर फाइंड करना हो तो पहले क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो पहले चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज का चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, तो Q इंटू जीरो, और इसलिए डेल्टा U का वैल्यू भी क्या हो गया? जीरो। मतलब किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाएं तो चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की चेंज जीरो के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो ले जाने में एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन WA इक्वल टू डेल्टा U होता है ना, तो डेल्टा U बराबर जीरो है, इसलिए WA का वैल्यू भी जीरो होगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है
द वर्क डन बाय एन एजेंट ड्यूरिंग ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस WA इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, यहां जो थर्ड पॉइंट है, नहीं फोर्थ जो पॉइंट है वो 12th के एग्जाम में पूछा गया था, पहले कभी पूछा हुआ है ये, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या है? व्हेन वन गोज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर कोई किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करता है, देन क्या होगा? द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। पूछता है कभी कभी, किस डायरेक्शन में बढ़ने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम होगा? तो क्या जवाब देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे? एक चीज समझ लीजिए, यहां इसे समझाने के लिए मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और आप लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? प्लेन होता है। ये हो गया प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताइए, बढ़ना है, आप लोग पढ़े किसी भी, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जरूरी है कि रहेगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होता है, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। और ये क्या होगा? -E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है? E वेक्टर और डेल्टा R वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। E वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा R वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, तो इसका वैल्यू, जब भी आप चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन छोड़ देना, हम लोगों को केवल इस पर विचार करना है, मैग्नीट्यूड पर। कब मैग्नीट्यूड अधिक होगा, कब मैग्नीट्यूड कम होगा, ये माइनस और प्लस ये केवल बताने के लिए है कि डेल्टा भी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब डेल्टा भी का वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर डेल्टा भी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहां देखें, देखिए आप, अब यहां थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ये डेल्टा आर वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ऐसे कंडीशन में जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ -E इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 0 डिग्री और डेल्टा बी इक्वल टू -E इंटू डेल्टा आर इंटू 1, डेल्टा बी इक्वल टू -E इंटू डेल्टा आर। यहाँ ये जो मैग्नीट्यूड हुआ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हुआ। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहिए या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने का मतलब हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम होगा, या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहां पर मैक्सिमम डिक्रीज करेगा, माइनस साइन है। यही अगर आप अपोजिट में बढ़ते ऐसे तो क्या होता? यहां पर ई वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर के बीच का एंगल होता 180 डिग्री। जब यहां फाइंड करते हैं आप डेल्टा भी तो आता -E इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 180 डिग्री -E इंटू डेल्टा आर इंटू -1, और तब यह आता +E इंटू डेल्टा आर। देखिए यहां भी
ये मैक्सिमम होगा, और प्लस है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीज होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में बढ़ रहे हैं तो अपोजिट पढ़िएगा तो भी यहां क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आप बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट, अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर हो, कैसा हो, आइसोलेटेड हो, कहीं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, लेकिन चार्ज हो, तो आप लोग को पहले ही पढ़े हुए हैं, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो कंडक्टर का टोटल चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहां क्या दिया हुआ है, चार्ज कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब यहां चार्ज कंडक्टर के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है, सेम होता है। अब कहेंगे कैसे, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि सरफेस, जो चार्ज कंडक्टर का सरफेस है उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, कहीं अधिक कहीं कम। अगर ऐसा हुआ, रियल में होता नहीं है लेकिन मान लें अगर ऐसा है कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं है, कहीं अधिक कहीं कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने आप फ्लो होने लगेगा चार्ज कंडक्टर के सरफेस के अलोंग। कहिएगा ये क्यों, क्योंकि पहले आप लोग पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज का अपने आप फ्लो होता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर, और निगेटिव चार्ज का अपने आप फ्लो होने लगता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो अगर चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कहीं हाई पोटेंशियल हो कहीं लो पोटेंशियल हो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज कंडक्टर है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो सरफेस के अलोंग अपने आप पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा, और अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो सरफेस के अलोंग अपने आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होने लगता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, और ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि चार्ज कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जब सेम रहेगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर हो गया, इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो उसका सरफेस कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।